चलिए भैया, आज 1 मई 2023 2020 का क्वेश्चन पेपर हम लोग करेंगे। हाँ, तो बेटा देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है, कह रहे हैं येलो, वॉयलेट, ब्राउन। बेटा देखो, येलो से 1 नंबर आएगा, वॉयलेट से दूसरा नंबर आएगा, 2 नंबर हो गए, और ब्राउन कहां था, ब्लैक ब्राउन, तो 10 की पावर 1, तो समथिंग 0 एंड में जरूर आना चाहिए। और कोई किलो पिलो नहीं बन रहा भाई, 2 नंबर इंटू 10 बन रहा है, तो 470 ओम। क्या बन गया? इससे लल्लू क्वेश्चन हो नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन, प्लस माइनस 5% आएगा क्योंकि गोल्ड है। और अगर आपको लग रहा है पूरा सॉल्व कर रहा हूं तो बेटा मेरे हिसाब से बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ सब लिख लेंगे। बी में दिक्कत आती, पहला ब्लैक होता है, दूसरा ब्राउन होता है, तीसरा ब्लू होता है। जी में दिक्कत आती तो पहला ग्रीन होता है, वो बेटा डार्क ग्रीन है, बॉटल ग्रीन टाइप का, और जो दूसरा जी है वो लाइट ग्रे है। वो कौन सा ग्रे है? लाइट ग्रे वाला है ना, जो ये मन्नू पहन के आई है ना। तो बेटा कहने का मतलब है 470 हो जाएगा। क्या बन जाएगा ये? 470। कह रहा है टॉर्क अबाउट ओरिजिन व्हेन अ फोर्स ऑफ 3 j कैप एक्ट्स ऑन द पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज 2 k कैप। वैसे तो ये बड़ा आसान है, r क्रॉस f करना है, तो पोजीशन वेक्टर k कैप में है, तो k कैप क्रॉस j कैप क्या था बेटा? माइनस i कैप। माइनस i कैप में एक ही है। i कैप क्रॉस j कैप क्या होता है? k कैप। j कैप क्रॉस k कैप क्या होता है? i कैप। i j k i j k i j k i j k, आई क्रॉस जे के आता है, जे क्रॉस के आई आता है, के क्रॉस आई जे आता है, जे क्रॉस आई माइनस के आता है, के क्रॉस जे माइनस आई आता है। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और बेटा मेरे हिसाब से क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों आपके तैयार होने चाहिए। मेरा मानना यह है कि क्रॉस प्रोडक्ट करने को आएगा ही आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट जरूर आना चाहिए करना। क्या बताऊं फिर से? अब सबको आता है, अब सबको आता है। डॉट प्रोडक्ट करना आता है बेटा। अगर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप है, डॉट b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, तो क्या बनता है? a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इनटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर का अंडर रूट cos थीटा। तो कह सकते हैं दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है ना। तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है, कैसे निकालेंगे? डॉट प्रोडक्ट करेंगे। a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप आ जाएगा। a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर cos थीटा। वहां से आप cos थीटा निकाल लेंगे तो आपको एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स मालूम चल जाएगा। हो सकता है आप cos थीटा निकालें, वो पूछ लें sin थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। और अगर a डॉट b पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब एंगल बिटवीन a एंड b इज एक्यूट। अगर cos थीटा, अगर a डॉट b नेगेटिव आ जाए, मतलब एंगल बिटवीन a एंड b इज ऑब्ट्यूस है ना। और अगर 90 आ जाए, इसका मतलब a एंड b आर परपेंडिकुलर। कभी कह देंगे कि भैया ये दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब a डॉट बी 0 करना है। आपको दो वेक्टर दे देंगे, कह देंगे उसमें मान लो एक लिख दे 2i कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 3k कैप, और दूसरे में भी इस तरीके से दे दिया x की टर्म्स में, और कह दिया कि भैया बताइए x की वैल्यू क्या होगी, सो दैट द टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर बातें एक ही है ना। या कह देंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एक एरिया वेक्टर है, कह देंगे कैलकुलेट x फॉर विच फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज 0। फ्लक्स 0 मतलब ई डॉट ए 0, मतलब वही क्वेश्चंस को फ्रेम करने के अलग अलग तरीके। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये दो चीजें हैं। मैं 100% अप्रोक्सीमेटली श्योर हूं कि क्वेश्चन इन दोनों में से किसी एक पे आने वाला है। क्रॉस प्रोडक्ट मेरे हिसाब से आपको जरूर एक बार हाथ से लिख के, कोई भी एक क्वेश्चन ले लीजिए, हाथ से लिखिए, और क्रॉस प्रोडक्ट एक बारी अपने हाथ से करके निकाल लीजिए कि कितना क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है। पर क्रॉस प्रोडक्ट का अगर कभी भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि लंबा एक्सप्रेशन होता है, आप देख लो आई कैप का कोफिशिएंट सब में अलग है, तो खाली आई कैप निकाल के चेक कर लो। ऐसा नहीं कि आपने पूरा क्रॉस प्रोडक्ट किया। पेपर में खास तौर पर जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग कॉन्फिडेंटली करो, स्टार्टिंग से ही कॉन्फिडेंटली देखो पेपर को। मतलब अगर आप जब लो कॉन्फिडेंस से देखते हैं तो फिर क्या होता है ना, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स आप कर बैठते हैं कि आप ना मतलब ऑप्शन नहीं रीड करेंगे, फिर क्या होता है आपका टाइम वेस्ट ज्यादा हो जाता है। वही क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन समय ज्यादा ले जाएगा। तो कॉन्फिडेंटली पेपर करना है। यहां पर अ सिलेंड्रिकल कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर, इतना टेम्परेचर, इतना डेंसिटी पूछिए। देखो बेटा एक पेपर में क्वेश्चन क्या आया है, यहां पर क्वेश्चन है बताइए डेंसिटी क्या होगी। तो बेटा डी डेंसिटी होती है पीएम बाय आरटी। क्या होती है बेटा? और अगले ही साल क्या क्वेश्चन आया था, कह रहे थे ये एक्सप्रेशन दे रखा था और पूछा था ये एक्सप्रेशन किसका है, डेंसिटी ऑफ गैस का एक्सप्रेशन है। एक बार न्यूमेरिकल आया है, दूसरी बार पूछ लेते हैं ये एक्सप्रेशन है, बताओ किस चीज का एक्सप्रेशन है, तो डेंसिटी का एक्सप्रेशन है।
ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहे हैं टू सिलेंडर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी। बेटा वैक्यूम में जब एक्सपेंशन होता है तो उसको हम कौन सा एक्सपेंशन बोलते हैं? फ्री एक्सपेंशन। और फ्री एक्सपेंशन क्या होता है? आइसोथर्मल एज वेल एज एडियाबैटिक। फ्री एक्सपेंशन क्या होता है? आइसोथर्मल एज वेल एज एडियाबैटिक। देखो यहां पे 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम की रॉड आई है, पहले 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम की रॉड आई थी और पूछा था सेंटर ऑफ मास की लोकेशन। बेटा सेंटर ऑफ मास की लोकेशन जिस जहां से निकालनी होती है वहीं पे आप ओरिजिन मान लीजिए, वहीं पे क्या करते हैं? ओरिजिन मान लेते हैं। एक 5 किलोग्राम वाला है, एक 10 किलोग्राम। देखना 5 किलोग्राम वाले से पता नहीं है लोकेशन क्या, और उसमें क्या आया था? उसमें आया था, बताइए इसमें तो आया 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम की रॉड है 1 मीटर, और वहां पे रॉड जो थी वो 10 मीटर की थी। तो बेटा इस पे ओरिजिन मान लिया, ये 1,0 आ गया, तो इससे कितने डिस्टेंस पे आएगा बेटा सेंटर ऑफ मास? पक्का है कि 10 वाले की तरफ आएगा, भारी वाले की तरफ आएगा, तो 50 से तो ज्यादा आएगा, 50 से ज्यादा। दो ऑप्शन आ गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सॉल्व करें। 10 इंटू 1 कौन सा बड़ा लंबा है? 10 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0, ये तो 0 0 पे है ना। अपॉन 10 प्लस 5 15, ये हो जाएगा 2/3, और सेंटीमीटर में बताता हूं इंटू 100, 200/3 क्या हो जाएगा बेटा? 66.66667 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 67 सेंटीमीटर। कह रहे हैं थिन प्रिज्म है, कह रहे हैं थिन एंगल्ड प्रिज्म है, स्मॉल एंगल प्रिज्म है, और कह रहे हैं लाइट रे ना ऐसे निकल रही है, नॉर्मली निकल रही है एक फेस से। नॉर्मली निकलने का मतलब क्या है? ये वाला एंगल अगर ए है ना, ये 90 है, तो ये 90 माइनस है और ये फिर ए, तो म्यू साइन ए इक्वल्स टू 1 साइन आई। तो कह रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ क्या होगा? 1 साइन आई तो आई हो जाएगा बराबर म्यू इंटू साइन ए म्यू ए। तो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आ जाएगा? म्यू ए आ जाएगा। कह रहे 72 न्यूटन वेट कर रही है एक बॉडी, तो बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? वेट कितना होगा एट हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस। तो आंसर क्या है? आंसर क्या है? आंसर क्या बोले? सेवंथ का आंसर बोले, डायरेक्टली क्या आएगा? 32। बेटा ये क्वेश्चन 19 में भी आया है, 20 में भी आया है। 19 में क्वेश्चन आया था 200 न्यूटन है, और बताओ जब हम धरती माता में आधा अंदर चले जाएं तो क्या हो जाएगा? 100 न्यूटन। आप देखिए 19 और 20, बेटा वहां पर क्वेश्चन आया था हम आधा अंदर चले गए, यहां पर कह रहे हैं यहां पे आर हाइट ऊपर आ गए, कितना? r/2 हाइट। तो बेटा सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? gm/r², और r/2 हाइट पे क्या हो जाएगा? सेंटर से कितना डिस्टेंस हो गया? 3r/2, gm/3r/2², 4/9 टाइम्स आ जाएगा। क्या देगा? 4/9 टाइम्स। 4/9 ऑफ 72, 9 8 72, 8 4 32, यहां 32 आ गया, वहां 200 से 100 हो गया था। तो वही क्वेश्चंस रिपीट होने बेटा बहुत सारे। यहां पर कह रहे हैं आयरन रॉड है, ससेप्टेबिलिटी दे रखी है 599, और बेटा कह रहे हैं कि परमिएबिलिटी बताओ। बेटा पहली बात रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है 1+x, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है? 1+x, दैट इज 600। और परमिएबिलिटी क्या होती है बेटा? परमिएबिलिटी होती है म्यू नॉट म्यू आर। परमिएबिलिटी क्या होती है? म्यू नॉट म्यू आर। परमिएबिलिटी क्या होती है? म्यू नॉट म्यू आर। मेरे हिसाब से आपको सारे के सारे जो रिलेशंस थे मैग्नेटिक फील्ड के, जो वो आपको सारे याद होने चाहिए बेटा। एक था जो अगर मान लो मैग्नेटाइजिंग फील्ड H है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है? H। तो एक्सटर्नल फील्ड कितनी हो जाएगी मटेरियल के अंदर? वो हो जाएगी म्यू नॉट H। वो क्या हो जाएगी? ये एक्सटर्नल फील्ड आ गई मटेरियल के अंदर, ये एक्सटर्नल फील्ड आ गई मटेरियल के अंदर। अच्छा मटेरियल के अंदर नेट फील्ड कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी म्यू H। वो क्या हो जाएगी? म्यू H। और म्यू क्या होता है? म्यू नॉट म्यू आर एच। म्यू क्या होता है? म्यू नॉट म्यू आर एच, है ना। और बेटा मेरी बात सुने बहुत ध्यान से, नेट फील्ड कैसे लिखी जाती है? नेट फील्ड लिखी जाती है इंटरनल फील्ड प्लस एक्सटर्नल फील्ड, इंटरनल फील्ड प्लस एक्सटर्नल फील्ड। ये आपको जितने मैं एक्सप्रेशंस लिख रहा हूं ये सारे आपको लिखने आने चाहिए। ये है इंटरनल फील्ड प्लस एक्सटर्नल फील्ड। इंटरनल फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्लस म्यू नॉट टाइम्स एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल फील्ड क्या होती है? म्यू नॉट एच। और आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। और म्यू नॉट आई क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर उसके खुद के मैग्नेटाइजेशन के कारण। पैरा में इंटरनल और एक्सटर्नल सेम डायरेक्शन में होती है, फेरो में इंटरनल और एक्सटर्नल सेम डायरेक्शन में होती है, इसलिए फील्ड बढ़ जाती है खुद के मैग्नेटाइजेशन के कारण। डाया में अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसलिए कुछ घट जाती है, इसलिए कुछ घट जाती है, ठीक है। और ये आ गई इंटरनल फील्ड म्यू नॉट आई, और आई होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। आई क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आई प्रोपोर्शनल टू एच, आई इक्वल टू एक्स एच, काई एच, है ना। ये होता है ससेप्टेबिलिटी। ये क्या होता है? ससेप्टेबिलिटी। अगर यहां पे आपने आई इक्वल टू एक्स एच पुट कर दिया
आई इक्वल टू अगर आपने काई एच पुट कर दिया और ये हो जाएगा म्यू नॉट एच, और नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है म्यू नॉट म्यू आर एच, म्यू एच हो जाती है म्यू नॉट म्यू आर एच। तो यहां से म्यू नॉट एच कट जाएगा और म्यू आर क्या आ जाएगा 1 प्लस काई। और बेटा ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, ससेप्टेबिलिटी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर पैरामैग्नेटिक, और फेरो के लिए फेरो वाले पैरा बन जाते हैं क्यूरीज टेम्परेचर पे। ये क्यूरीज लॉ है, ससेप्टेबिलिटी फॉर अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ससेप्टेबिलिटी बताती है ईज ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कितना आराम से मैग्नेटाइज हो जा रहा है। वही ससेप्टेबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा। कैसा मैग्नेटाइज हो जाएगा, ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा। ससेप्टेबिलिटी ज्यादा होने पे, ससेप्टेबिलिटी ज्यादा होने पे ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा, ससेप्टेबिलिटी ज्यादा होने पे ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो मैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा, रेंडमाइजेशन ज्यादा है। तो टेम्परेचर ज्यादा तो ससेप्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, मैग्नेटाइजेशन कम हो जाएगा। इंटरनल वाली जो मैग्नेटिक फील्ड खुद के कारण जो खुद में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो कम हो जाएगी, एक्सटर्नल वाली तो वही लगा रखी है, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगी। समझ में आ गई बात? अच्छा, फेरो वाले बन जाते हैं पैरा, कब बन जाते हैं, सारी डोमेन्स टूट जाती है क्यूरीज टेम्परेचर पर। और उसके बाद क्या होता है, ससेप्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टीसी, ससेप्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टीसी, ससेप्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। इसके बाद बेटा यहां पे ससेप्टेबिलिटी आ जाएगी, बेटा ससेप्टेबिलिटी 599 है तो म्यू आर आ जाएगा 1 प्लस एक्स दैट इज 600। और बेटा परमिएबिलिटी क्या होती है, बेटा म्यू क्या होता है, म्यू नॉट म्यू आर, म्यू नॉट क्या होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, म्यू नॉट क्या होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर जी। कह रहे ट्रांजिस्टर एक्शन के लिए, अच्छा बेटा एमिटर बेस फॉरवर्ड बेस कलेक्टर रिवर्स, एमिटर बेस फॉरवर्ड बेस कलेक्टर रिवर्स। हालांकि ट्रांजिस्टर की शीट आपको मिल जाएगी अभी जाने से पहले या कल आते ही, ठीक है। एमिटर बेस फॉरवर्ड बेस कलेक्टर रिवर्स, जिसको मैं कल आपको सॉल्व करा दूंगा, 15 से 20 क्वेश्चन की शीट है, वो हम सॉल्व कर लेंगे। मेरे हिसाब से आपकी तैयारी हो जाएगी। ट्रांजिस्टर में जो थोड़ा बहुत डर अगर आपके मन में है तो वो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बेटा इसमें ना देखो 3 क्वेश्चन आपके जो बनते हैं वो किस किस चीज पे होते हैं। एक तो होता है बेटा सिंपल पी एन पे या पी एन जंक्शन पे, दूसरा बनता है आपका लॉजिक गेट पे, तीसरा ट्रांजिस्टर पे। लॉजिक गेट में शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रोबेबली, है ना। तो ट्रांजिस्टर के ही क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। बेटा आपको फॉरवर्ड और रिवर्स पहचानना जरूर आना चाहिए। फॉरवर्ड कब होता है, जब पी का पोटेंशियल जो हो वो एन से ज्यादा हो, पी का पोटेंशियल एन से ज्यादा। मैं ये नहीं कह रहा पी पॉजिटिव पे होना चाहिए ना, पी का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। हो सकता है पी का -1 हो और एन का हो -10, तो भी ये फॉरवर्ड बायस है, तो भी ये, क्योंकि पोटेंशियल का तो कोई मतलब ही नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है जो सेंस क्रिएट करता है। तो पी वाला जब हायर पोटेंशियल पे हो तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। क्या बोलते हैं हम, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। इसके बाद बेटा ट्रांजिस्टर एक्शन के लिए बेटा बेस मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड, बेस मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड। कलेक्टर में मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन होती है ना। कलेक्टर में जो होता है डोपिंग जो होती है मॉडरेट लेवल पे होती है, एमिटर में सबसे ज्यादा डोपिंग होती है। एमिटर का साइज मॉडरेट होता है, कलेक्टर का सबसे बड़ा होता है और बेस का सबसे छोटा साइज होता है। 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर की अगर इंटेंसिटी आ रही है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो क्या एनर्जी रिसीव्ड कितनी होगी, बाय इट्स 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इन 1 मिनट। बेटा 1 सेकंड में एक एरिया पे जो एनर्जी आ रही है वो 20 आ रही है, तो एरिया है 20 इंटू 20 400 एनर्जी आ रही है 1 सेकंड में। तो बेटा 1 मिनट में कितनी आ जाएगी, इंटू 60, 4 6 24, 24 वाला ऑप्शन आएगा, एक ही ऑप्शन है 24 में। नेक्स्ट, इसके बाद कह रहे हैं डाइपोल है 60 डिग्री एंगल पे, मेरे को ये बता दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी पोटेंशियल कितना है। तो के बेटा पी कॉस थीटा पी साइन थीटा, पी साइन थीटा की इक्वेटोरियल आएगा नहीं तो केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। बेटा एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल होता है केपी बाय आर स्क्वायर और इक्वेटोरियल पे होता है 0। एक्सियल पे होता है केपी बाय आर स्क्वायर, इक्वेटोरियल पे होता है 0। और बेटा एक्सियल और इक्वेटोरियल पे फील्ड क्या होती है, केपी बाय आर क्यूब, केपी वेक्टर बाय आर क्यूब, और इक्वेटोरियल पे कहती है माइनस केपी वेक्टर बाय आर क्यूब। इक्वेटोरियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डाइपोल मोमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है एक्सियल पोजीशन में वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होती है, भले एक्सियल पोजीशन इधर वाली हो भले इधर वाली, दोनों डायरेक्शन में जो फील्ड आती है वो इधर को ही आती है। प्लस वाले से फील्ड लाइन निकलती है, नेगेटिव वाले पे टर्मिनेट करती है। दोनों में फील्ड जो होती है भले एक्सियल पोजीशन इधर वाली लेफ्ट वाली भले राइट वाली, दोनों में लेफ्ट और राइट दोनों में हम यही देखते हैं कि जो फील्ड आती है वो किधर को आती है, बेटा डाइपोल मोमेंट के अलॉन्ग होती है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट पे टॉर्क लगता है पी क्रॉस ई, डाइपोल मोमेंट पे फोर्स 0 होता है जब यूनिफॉर्म फील्ड में होता है। नॉन यूनिफॉर्म पे डिपेंड करेगा किस पे फोर्स ज्यादा लग रहा है, किस पे फोर्स ज्यादा लग रहा है।
और पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पी डॉट ई माइनस पीई कॉस थीटा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, हल्का सा हिला दिया तो ऑसिलेट करता है। ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आता है 2 पाई अंडर रूट आई बाय पीई, 2 पाई अंडर रूट आई बाय पीई, ठीक है। केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। आखिरी बात बेटा, थीटा पे जो फील्ड आती है, कहां पे जो फील्ड आती है, थीटा पे जो फील्ड आती है बेटा, एक पी कॉस थीटा एक पी साइन थीटा। पी कॉस थीटा कारण 2 के पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब, 2 के पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब। पी साइन थीटा के कारण के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब, के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब। और इनका नेट क्या आ जाता है, केपी बाय आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। पोजीशन वेक्टर से कितने एंगल पे आती है, tan फाई क्या आ जाएगा, दिस अपॉन दिस से tan थीटा बाय 2, tan फाई आ जाएगा tan थीटा बाय 2, है ना। ये हो गई बेटा बात डाइपोल की। ये किसकी बात हो गई, डाइपोल की। मैंने आपको सारी की सारी बातें ही बता दी हैं जिस पे भी क्वेश्चन बन सकता है वहां तक। बाकी डाइपोल मोमेंट का बेटा, डाइपोल मोमेंट कितनी होती है, क्यू इंटू एल। क्या होती है बेटा, डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर मान लो वहां पर कह देंगे भैया ये -2q चार्ज है, ये +q चार्ज है, ये +q चार्ज है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस पे पड़े हुए हैं, साइड लेंथ a है, तो -q + q का qa और फिर qa cos 30 जुड़ जाएंगे, qa sin 30 उड़ जाएंगे, तो नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा 2qa cos 30 भैया, 2qa cos 30, QA √3। और डायरेक्शन क्या आ रहा है बेटा, नीचे को। डायरेक्शन क्या आ रहा है, नीचे को। अब अगर मान लो कि भैया यहां पर अभी 60 डिग्री एंगल था, 90 होता तो क्या होता बेटा, QA का QA √2, क्या होता, QA का QA √2। डायरेक्शन पहचान लेंगे। अगर दो वेक्टर बराबर होते हैं तो बेटा जो रिजल्टेंट आता है वो बिल्कुल बीचों बीच से निकलता है, जो रिजल्टेंट आता है वो बिल्कुल बीचों जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन बेटा, यहां पे अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे बेटा, एक बार रीड करके सुना दो फटाफट से ऊंची आवाज में। A resistance wire connected in the left gap, ये कौन सा है, बॉल इज थ्रोन 20 से फेंकी है, 80 वेलोसिटी हो गई। 20 से 80 होने में टाइम कितना लगेगा बेटा, 20 से फेंकी वर्टिकली डाउन, जब ग्राउंड पे हिट कर रही तो 80 हो गई, तो 6 सेकंड बाद गिर रही है। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 50, 20 + 80/2, 50 × 6, हाइट क्या गई 300। 2 बार आया क्वेश्चन है, कितनी बार आया क्वेश्चन है, 6। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस वायर इन द लेफ्ट गैप। अच्छा, एक बार क्वेश्चन आया था, एक बार क्वेश्चन आया था कि ना हमने एक बॉल फेंकी है ना, और बिल्डिंग पे जाके हिट करती है इतनी वेलोसिटी से बिल्डिंग की हाइट के। क्या ये कोई खास बात है, मान लो अगर आपसे ना ये एवरेज वगैरह वाली बात क्लिक नहीं करती, ये मैंने बॉल फेंकी, वो बिल्डिंग पे जाके हिट करी और कितनी वेलोसिटी से करी ये दे दी भैया। अब यहां पे वेलोसिटी अगर आपको पता है इस हाइट पे, और यहां पे वेलोसिटी पता, तो हाइट नहीं बता पाएंगे। v² = u² - 2gh। मान लो आप कह रहे हो कि भैया मेरे से एवरेज वेलोसिटी से नहीं होता, अबे v² = u² - 2gh तो गांव का बच्चा बच्चा लगा लेता है। तो v² ये पता है यहां पे कितनी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पता है, -2gh, खाली एक ही तो अननोन है, h, एक तो अननोन होना ही चाहिए। Resistance wire connected in the left gap of meter bridge balances a 10 ohm resistance in the right gap in the ratio of 3:2। ठीक है भैया, 3:2 में अगर वायर को डिवाइड कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी 3:2 में आएंगे। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, कह रहे हैं रेजिस्टेंस वायर इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज balances a 10 ohm resistance in the right gap which divides the wire in the ratio of 3:2 if the length of resistance wire is 1.5 meter, length of 1 ohm resistance। अगर वो 10 ohm है, कौन सा वाला, राइट गैप में जो है वो 10 ओम है, तो लेफ्ट गैप में जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 15 होगा, क्योंकि 3:2 में होना चाहिए। वो 5:2 है तो इधर वाला 5:3 आएगा। नहीं आया समझ में, कह रहे हैं कि भैया जो मीटर ब्रिज है ना, कह रहे हैं बेटा, मेरे को ये कह रहे हैं भैया ये है मेरा मीटर ब्रिज, यहां पर कह रहे हैं 10 ओम है, ये मीटर ब्रिज की वायर है, और ये जो है रेजिस्टेंस पता नहीं कितना है, ये 10 ओम है, और कह रहे हैं ये 3:2 रेशियो में लेंथ को डिवाइड कर रहे हैं नल पॉइंट पे 3:2 में। तो अगर ये लेंथ का रेशियो 3:2 है तो वो भी क्या होगा 3:2 में। तो अगर वो r/10 करोगे तो ये आ जाएगा 5, 2 5 = 10, 5 3 = 15। वैसे भी सोचो 5:2 है तो ये 5:3, अगर रेशियो 3:2 रहेगा तो ये आ गया 15 ओम। कितना आ गया, 15 ओम। बच्चों कह दो आ गया यार, कोई दिक्कत की बात, एक सेकेंड।
किस क्वेश्चन पे आ गया मैं? तो बेटा ये 15 ओम रेजिस्टेंस आ गया। 15 ओम रेजिस्टेंस है और इसकी लेंथ कितनी है इस वायर की? इस वायर की लेंथ रखी 1.5 मीटर। 1.5 मीटर मतलब 150 सेंटीमीटर। कह रहे 1 ओम की लेंथ क्या आएगी? अबे यार 1 ओम की लेंथ आ जाएगी 10 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर। कौन सा ऑप्शन हो गया? 0.1 मीटर। 3। नेक्स्ट कह रहे यूरेनियम जा रहा है, क्रिप्टन बना, अगला क्या बनेगा? बेरियम। भाई एक बार आया था बेरियम बना है तो दूसरा क्या था? क्रिप्टन। अब एक बार दिया भाई क्रिप्टन बना तो दूसरा क्या होगा? बेरियम। और बेरियम आंसर भी एक ही। बताओ इतना लल्लू क्वेश्चन कौन दे सकता है? 92 यूरेनियम 235। और अगर आपको बेटा ये करना नहीं आता बेटा, वैसे मैंने अभी आपको रिवाइज करा दिया है थोड़े दिन पहले। एक चीज बाकी थी रिवाइज करानी, वो मेरे को दिखाना था यार, मैं वीडियो लानी भूल गया हूँ, कल पक्का ले आऊंगा। याद दिलाना, कल मैंने आपको वो इसका ना रिएक्टर की वीडियो दिखानी है। वैसे आ तो रहा नहीं है क्वेश्चन उस पर, लेकिन फिर भी दिखा दूंगा। 36 क्रिप्टन 89 प्लस 3 न्यूट्रॉन निकले 30n1 30n1। चार्ज तो होता नहीं, तो चार्ज तो नीचे से बैलेंस 36 और 56 92 नहीं है, तो नीचे तो 56 आएगा। अब ऊपर क्या है तेल लेने जाए? 56 वाला ऑप्शन एक ही, 56 वाला तो ऑप्शन एक ही, नहीं तो ऊपर वाले भी बैलेंस कर लो, निकाल लो। कह रहे लॉन्ग सोलेनोइड हैविंग लेंथ 100 हैविंग 50 सेंटीमीटर लेंथ 100 टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने होगा बताओ जरा? 100। 50 सेंटीमीटर में 100 टर्न है तो 100 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे? 200 टर्न। बेटा 200 हो जाएंगे ना नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। म्यू नॉट आई एन से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। यस। कह रहे एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर अ मोनोटॉमिक गैस, मोनोटॉमिक गैस की एवरेज थर्मल एनर्जी, देखो ध्यान से देखो, एवरेज थर्मल एनर्जी कह रहे 3/2 kT। बेटा सबकी जो वेलोसिटीज होती हैं वो क्या होती है? अलग अलग होती है। सबकी वेलोसिटीज क्या होती है? अलग अलग होती है। तभी हम रूट मीन स्क्वायर एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल की बात करते हैं। रूट मीन स्क्वायर होती है √3RT/m, एवरेज होती है √8RT/m और मोस्ट प्रोबेबल होती है √2RT/m। 1:0.9:0.8 के रेशियो होती है अप्रोक्सीमेटली। √3RT/m, √8RT/m, √2RT/m। राम रूट मीन स्क्वायर एवरेज मोस्ट प्रोबेबल √3RT/m, √8RT/m, √2RT/m। 3/2 kBT कह देंगे किसी की एनर्जी क्या 3/2 kBT से ज्यादा हो सकती है? यस हो सकती है। किसी की एनर्जी 3/2 kBT से कम हो सकती है? यस हो सकती है। 3/2 kBT एवरेज। 3/2 kBT क्या है? कैपिलरी ट्यूब में 5 ग्राम घुसा लिक्विड और कह रहे 2r रेडियस की होगी तो कितना घुसेगा? भैया जो हाइट कैपिलरी में कितना पानी घुसता है वो कितना था? 2t cos थीटा बाय r रो जी। 2t बाय r रो जी, 2t cos थीटा बाय r रो जी। दो फॉर्मूले थे, एक 2t बाय r रो जी, एक 2t cos थीटा बाय r रो जी। 2t बाय r रो जी में r कौन सा आता है? बड़ा आता है। जब सामान ज्यादा हो जाता है तो बड़ी टूथपेस्ट निकाल के छोटी डाल दी जाती है। 2t बाय r रो जी, 2t cos थीटा बाय r रो जी, 2t cos थीटा बाय r रो जी। यहां पर r किसका रेडियस है? किसी को याद है? ट्यूब का। यहां किसका है? मेनिस्कस का, सरफेस का, मेनिस्कस का, लिक्विड के सरफेस का। ये है r और ये है स्मॉल r। और ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये स्मॉल थीटा, तो cos थीटा क्या आ जाएगा? स्मॉल r बाय कैपिटल R। भैया अगर वहां पर क्वेश्चन आ जाए, भैया बताओ अगर ट्यूब का रेडियस जो है वो ये है, कैपिटल आर जो मेनिस्कस का रेडियस ये बताओ एंगल ऑफ कांटेक्ट है, तो cos थीटा स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। बहुत सिंपल सिंपल रिलेशंस है, आपको मालूम होने चाहिए। और यहां पर कोई पूछ ले भैया ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा या यहां पे प्रेशर ज्यादा, कॉनकेव साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है, यहां पे पीए होगा, यहां पे पीए माइनस 2t बाय, नहीं तो पता लगता है कि नीचे जाके घट रहा है। नीचे जाके क्या पता लगता है? घट रहा है। बेटा देखो मेरी बात सुनो, ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, मेरी बात सुन लो ध्यान से। अगर कोई कहेगा भैया यहां तक पानी भरा हुआ है, बताओ इस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है या इस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है? बताओ किस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है? इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे? लेफ्ट वाले में, राइट वाले में? राइट वाले में प्रेशर ज्यादा है और लेफ्ट वाले में कम है, क्योंकि यहां है पीए, यहां है पीए, यहां है पीए, यहां पर पीए से कम है। ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या हो? कम होगा। यहां है पीए तो यहां क्या आता था बेटा? अगर एक सरफेस है, अगर एक सरफेस होता तो 2t बाय आर से कम, तो यहां आएगा पीए माइनस 2t बाय आर। और यहां पर क्या किया था? पीए माइनस 2t बाय आर प्लस रो जी एच, और यहां पे प्रेशर इसी के बराबर हो गया, तभी पानी ऊपर नहीं चढ़ रहा है। तो यहां से एच क्या था? 2t बाय आर रो जी, 2t बाय आर रो जी। आर की वैल्यू यहां से निकालो,
आर बाय कॉस थीटा तो आ जाएगा 2t cos थीटा बाय आर रो जी। तो बेटा मैंने आपको ये बताया था। अच्छा, जब ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ होती है तो क्या पानी ओवरफ्लो कर जाता है? नहीं नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बदल जाता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट बदल जाता है, लेकिन पानी ओवरफ्लो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है? कोहेसिव फोर्स पे और एडहेसिव फोर्स पे। किस पे डिपेंड करता है? कोहेसिव फोर्स पे और एडहेसिव फोर्स पे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है 1:1 होता है, पर उनमें एनर्जी किस रेशियो में डिवाइडेड होती है? 1:1 में। यहां पर पूछे एनर्जी डिवाइडेड, तो जल्दीबाजी में सी पे टिक ना कर दें, पहले क्वेश्चन पढ़ लें। एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में किस रेशियो में डिवाइडेड होती है? 1:1 में। कह रहे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, मिनिमम एंगल फॉर दी मिनिमम एंगल बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स टू बी जस्ट रिजॉल्व, वो कितना था? 1.22 लैम्डा बाय डी, 1.22 लैम्डा बाय डी, 1.22 लैम्डा बाय डी, और रिजॉल्विंग पार्ट डी अपॉन 1.22 लैम्डा, डी अपॉन 1.22 लैम्डा, डी अपॉन 1.22 लैम्डा। किसके लिए भैया? टेलीस्कोप के लिए और आंख के लिए। और माइक्रोस्कोप के लिए 2n साइन अल्फा अपॉन 1.22 लैम्डा, 2n साइन अल्फा अपॉन 1.22 लैम्डा। साइन अल्फा क्या होता है? a बाय 2u। याद आ गया? ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस। साइन अल्फा आया था a बाय 2 अपॉन u। साइन अल्फा टेन अल्फा दोनों बराबर होते हैं। चलिए अगला कह रहे हैं, अगर हमने एक एम मास का एक वायर से लटकाया, यंग्स मॉडुलस का एक्सप्रेशन बताइए। अगर पहले लेंथ एल थी, बाद में L1 हो गई। पहले लेंथ क्या थी? L थी, बाद में L1 हो गई। अब बेटा अगर L से L1 हो गई तो खिंचाव कितने का है? L1 माइनस L का। खिंचाव कितने का आया? L1 माइनस L का खिंचाव आया भैया। जो खिंचाव आया है भैया वो कितने का है? L1 माइनस L का खिंचाव आया है। अब अगर बेटा जो खिंचाव आया वो L1 mg बाय ए, ये हो जाएगा स्ट्रेस। L1 माइनस L का खिंचाव आया, नेचुरल लेंथ क्या थी? L, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस mg L बाय ए, L1 माइनस L, mg L बाय ए, L1 माइनस L, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन, 10 की पावर माइनस 2 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड करना होगा। पूरी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। कह रहे अगर पोटेंशियल हर जगह बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो। माइनस डीवी बाई डी आर होता है, पोटेंशियल हर जगह वही है, हर जगह वही है, तो माइनस डीवी बाई डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो होगी। और ऐसा होता कहां है? कंडक्टर में। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, इसलिए हमने कहा था माइनस डीवी बाई डी आर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस डीवी बाई डी आर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टर के अंदर क्या होता है? हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल थ्रू आउट क्या होता है? सेम होता है। तो बॉडी ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल एंड सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। खाली सरफेस इक्विपोटेंशियल होता है, पूरी बॉडी इक्विपोटेंशियल होती है, पूरी बॉडी इक्विपोटेंशियल होती है कंडक्टर की। और इसीलिए सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होने के कारण जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कंडक्टर से परपेंडिकुलर होती हैं बच्चा। और अब पूछी गई है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होती है? 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, 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 1/√2 पाई। मीन फ्री पाथ 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। ये n क्या है? ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और d क्या है? डायमीटर। जितने मोटे मोटे होंगे उतनी टकराने की क्या होगी? टेंडेंसी ज्यादा होगी। अगर भारी भरकम लोग घूम रहे हैं यहाँ पे, है ना, आंखें बंद करके पागलों की तरह, तो टकराएंगे कौन से? पतले वालों की टकराने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अगर मोटे मोटे लोग पहलवान घूम रहे हैं उनकी टकराने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। मोटे मोटे पहलवान लोग घूम रहे तो टकराने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी, है ना। भीड़ बढ़ा देंगे, आदमी के लिए निकलने के लिए जगह कम हो जाएगी, आदमी के लिए निकलने के लिए जगह कम हो जाएगी, तो टक्कर जल्दी। ये मीन फ्री पाथ है। ये क्या है बेटा? मीन फ्री पाथ। ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा वैसे ना देखो, आज तक ये जो क्वेश्चन आए हैं बेटा, मेरा मानना ये है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो लैम्डा जो होता है, अगर वॉल्यूम को एक डबल कर दी तो मीन फ्री पाथ डबल हो जाएगी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर डबल कर दी है तो मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। तो बेटा वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंडेंट कहानी आ रही है, वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स पे, या नंबर ऑफ, ये वैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बेटा अगर जितने ज्यादा दर्जन केले होंगे उतने केले ज्यादा ही होंगे ना भाई। बढ़ जाऊं आगे।
और कृष्णा पटेल सब ठीक ठाक है? हाँ भाई, मिस्टर मनीष पांडे एमएमपी। तो बेटा ये मैंने क्या सीख ली, 1/√2 πd² और √2 πd² वॉल्यूम बाय नंबर ऑफ मोल्स। कोई कह देगा भैया हमारे पास एक गैस है जो कि एक डिब्बे में बंद है, हमने नीचे टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर कर दिया डबल, बताओ मीन फ्री पाथ पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क ना पड़ने का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मेरे से कहता है कि भैया कांस्टेंट प्रेशर पे है, कांस्टेंट प्रेशर पे है पीवी, अगर बंद डिब्बा वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी है, अब प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर डबल कर दी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। वॉल्यूम क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। वॉल्यूम डबल तो मीन फ्री पार्ट डबल। तो बेटा ये देख ले, आना है, पूरे मन से कहता नहीं तो आप कहोगे यार बहुत झूठ बोलते हैं। सारे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, लेकिन लास्ट 10 ईयर्स आप ऐसे ही मान के चलें क्वेश्चन आना है तभी आप ढंग से शत पढ़ेंगे। चलिए, इन अ गिटार 2 strings A and B made of same material are slightly out of tune produces 6 beat per second। ठीक है भैया, बी में टेंशन घटाने से बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ए की फ्रीक्वेंसी 530 है तो उसकी क्या होगी? 524, क्योंकि घटाने से बढ़ रही है। बीट फ्रीक्वेंसी होती है डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। बेटा देखो मेरी बात सुन लो बहुत ध्यान से, पहली चीज और आखिरी बात यह है कि ना अभी आखिरी टाइम में ना ये मन में आएगा कि आप चीजें भूल रहे हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है, सबके साथ होता है, आपके साथ हो रहा है, आपके सीनियर्स के साथ हुआ था, उनके सीनियर्स के साथ भी हुआ था, है ना, जब मैं एग्जाम देने जा रहा था मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। तो बेटा देखो मैं बस आपको इतना कह रहा हूं कि आपको करना क्या होता है आखिरी टाइम पे, जब भी अगर ऐसा हो रहा है तो भैया कोई भी आप पेपर उठाएं, प्रीवियस ईयर पेपर, और उसमें थोड़ा सा उसको थोड़ी देर निहार लें, आपको समझ में आ जाएगा, चीजें आपको आती हैं, चीजें आपको आती है ना। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको जो भी पेपर्स हुए हैं वो आप रिवाइज करते चले जाएं लगातार, पीवाईक्यूज, क्योंकि ना मतलब पेपर में ना वो जो कॉन्फिडेंस मिलेगा ना आपको, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा जब देखा हुआ क्वेश्चन मिलता है। ठीक है जी। तो बेटा कहने का मतलब ये है भैया कि ये हो गई 524, कितनी हो गई? क्योंकि बेटा एक की फ्रीक्वेंसी 530 है, जब उसकी हम कह रहे हैं हमने टेंशन रिड्यूस करे, टेंशन रिड्यूस करेंगे तो बेटा v जो होगा वो रिड्यूस है, v होता है √t/μ, v रिड्यूस हो जाएगा तो v/2l से जो फ्रीक्वेंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होने से कह रहे हैं बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो डिफरेंस बढ़ेगा तभी तो बढ़ेगी, तो मतलब उसकी पहले कम होगी, ज्यादा होती है और घटती तो डिफरेंस कम हो जाता, बीट फ्रीक्वेंसी कम होती। अगर क्वेश्चन में कहा होता बीट फ्रीक्वेंसी घट रही है तो मैं आंसर देता 536, पर यहां बढ़ रही है तो आंसर दूंगा 524। 40 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है बेटा, आरएमएस करंट पूछा है, 40 से बुरा क्वेश्चन है। आईआरएमएस होता है वीआरएमएस बाय जेड, और जेड क्या होगा बेटा? खाली कैपेसिटर है तो एक्सी, एक्सी क्या हो जाएगा? 1/ओमेगा सी, तो वीआरएमएस ओमेगा सी, वीआरएमएस ओमेगा सी। डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होती है वो घट जाती है, फॉरवर्ड बायस में बढ़ जाती है, रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होती है वो घट जाती है, फॉरवर्ड बायस में बढ़ जाती है, रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। किसमें बेटा? रिवर्स बायस। बेटा अगर ये पीएन जंक्शन डायोड है, यहां पे पी है, यहां पे एन है, और यहां क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इधर को जाते हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं यहां तक, और यहां कुछ पॉजिटिव जनरेट हो गया। अब सोचो अगर आपने लगा दिया फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में लगा दिया तो आपने यहां पर किया क्या है? आपने इलेक्ट्रॉन को खींचना चालू किया, यहां से इलेक्ट्रॉन गायब करने चालू किए, यहां इलेक्ट्रॉन को धकेला, तो आपने क्या किए? ये जो विड्थ है इसको रिड्यूस कर दिया, इस विड्थ को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। और सोचो अगर यही पीएन जंक्शन डायोड होता, यही पीएन जंक्शन डायोड होता, एन इधर पे आए थे, मतलब एक्चुअली पी टाइप वाला नेगेटिव हो जाता है और एन टाइप वाला क्या हो जाता है बेटा? पॉजिटिव हो जाता है। और यहां पर अगर आपने लगाया होता इसको रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में करने पे आपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया होता बेटा? यहां पे इस कंडीशन में यहां पर आपने क्या किया होता? इलेक्ट्रॉन्स को और धकेला होता, इलेक्ट्रॉन्स को और धकेलने के कारण बेटा डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या हो जाती बेटा? बढ़ जाती। तो बेटा डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है किसमें? रिवर्स बायस में। घट जाती किसमें? फॉरवर्ड बायस में। ब्रूस्टर्स एंगल tan IB इक्वल टू म्यू होता है, tan IB म्यू होता है, tan IB म्यू होने के कारण बेटा म्यू जो है वो 1 से बड़ा होता है, म्यू जो होता है 1 से
बड़ा होता है। अगर म्यू 1 से बड़ा होगा तो आई बी क्या हो जाएगा बेटा 45 डिग्री से बड़ा, 45 डिग्री से क्या हो जाएगा बेटा बड़ा हो जाएगा। क्या तो समझ में आ गया भाई? अबे हाँ ना तो बोल दो यार, नहीं आया क्या? टेन आई बी म्यू, म्यू क्या होता है बेटा 1 से बड़ा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी बाय वी होता है। सबसे ज्यादा वेलोसिटी कौन से मीडियम में आती है बेटा? वैक्यूम में आती है, मीडियम में कम आती है। तो सी बाय वी की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है 1 से बड़ी हो जाती है। क्या तो आ गया समझ में यार? अगला क्वेश्चन, ब्रू अगला क्वेश्चन, फेज डिफरेंस बेटा कितना होता है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में? पाई बाय 2 होता है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में पाई बाय 2 होता है। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में क्या होता है? पाई हो जाता है। क्या ये बातें याद आ गई? नहीं याद आ गई हैं? फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाएगी, रिवर्स बायस में बढ़ जाएगी। एमिटर बेस, फॉरवर्ड, बेस, कलेक्टर, रिवर्स आधे काम बन जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कंडक्टर है। अच्छा, अगर x है a साइन ओमेगा टी, अगर x है a साइन ओमेगा टी तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी बेटा? वेलोसिटी आ जाएगी a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना। और एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बेटा? माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी। यहां पर बेटा कॉस को लिख देंगे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 और माइनस साइन ओमेगा टी को लिख देंगे साइन पाई प्लस ओमेगा टी, साइन पाई प्लस ओमेगा टी। Conductor of radius 10 centimeter has a charge of 3.2 into 10 की power minus 7 coulomb distributed uniformly. Magnitude of electric field at a point 15 centimeter from the center of sphere. 15 सेंटीमीटर पे बेटा अगर कंडक्टर पे अगर रेडियस आर है तो चार्ज कैसा होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और कहां तक कंडक्टर पे बेटा चार्ज कहां तक? सरफेस पे। बेटा नॉन कंडक्टर पे आप पूरी वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और नॉन कंडक्टर में जहां चार्ज रहती है वहीं पड़ा रहेगा। कंडक्टर पे तो ये तो सारा का सारा कहां जाता है? सरफेस पे आ जाता है। कहां आ जाता है सारा का सारा चार्ज? सरफेस पे आ जाता है सारा का सारा चार्ज। अगर मान लो ए रेडियस का एक कंडक्टर है, किसी ने कहा इसको हमने क्या किया कंडक्टर के अंदर रख दिया, तो यहां पर क्या होगा? सारा का सारा चार्ज कहां आ जाएगा? आउटर सरफेस पे। कहां आ जाएगा? क्योंकि हल्का सा भी चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को और वो अपने आप को न्यूट्रलाइज करके ही मानेगा, न्यूट्रलाइज करके ही मानेगा। सारा का सारा चार्ज कंडक्टर पे कहां जाएगा? सरफेस पे। तो एक कंडक्टर को अगर मैंने कनेक्ट कर दिया कंडक्टर से, जो अंदर है, अंदर वाले से चार्ज निकल के कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो बेटा यहां पर क्या है? यहां पर ये एक हॉलोस्फीयर है, हालांकि यहां पर 15 सेंटीमीटर पे पूछी इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर हॉलोस्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या होती है बेटा? के क्यू बाय, अंदर क्या होती है? जीरो। अंदर क्या होती है? जीरो होती है भैया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बेटा? 6 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, डाइलेक्ट्रिक डाला तो कैपेसिटेंस हो गया बेटा 30 माइक्रोफेरेड। ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी से क्या हो जाता है? के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। के की वैल्यू क्या हो जाएगी? पर आपसे बेटा के नहीं पूछा, आपसे पूछिए परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होती है? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर या एप्सिलॉन नॉट के। तो बेटा एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 हो जाएगा आंसर, एप्सिलॉन नॉट इंटू 5। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 9.99 माइनस 0.099 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बेटा कहां तक आंसर देते हैं? जिसमें डेसिमल के बाद कम सिग्निफिकेंट डिजिट है तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आप आंसर देंगे, और 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तो एक ही क्वेश्चन में है, सब्ट्रैक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। कि एक बार कह रहे एल को हटाया तो पाई बाय 3 फेज डिफरेंस, एक बार सी को हटाया तो भी पाई बाय 3 करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस है, तो पूरे सर्किट में फेज डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा, मतलब सर्किट रेजोनेंस में होगा। बेटा देखो कह रहे हैं एक बार हमने एल को रिमूव किया, आई आर आई एक्सएल, बेटा ये बराबर होंगे तभी ऐसा हो सकता है। जब सी को रिमूव किया तो नेट वोल्टेज आ रही है पाई बाय 3 पे, और जब एल को रिमूव किया आई एक्ससी तो भी पाई बाय 3 पे आ रही है। इसका मतलब आई एक्सएल और आई एक्ससी बराबर हैं, एक्सएल एक्ससी बराबर हैं। एक्सएल एक्ससी बराबर मतलब इंपीडेंस हो जाएगा आर, इंपीडेंस हो जाएगा मिनिमम, इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा, पावर फैक्टर 1 हो जाएगा। स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होता है जो प्रेशर का होता है, स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होता है जो प्रेशर का होता है, और प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ml t माइनस 2 बाय एल स्क्वायर, ml माइनस 1 t माइनस 2। इसके बाद बेटा कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी थी 1.5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया तो फोटो करंट, बेटा फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से
1.5 टाइम्स थी, अब अगर हाफ कर दियो 0.75 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहेगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गई तो बेटा फोटो करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं तो होता क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर देन डबल हो जाता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल हो जाती है। अगर फ्रीक्वेंसी को 3 टाइम्स करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मोर देन 3 टाइम्स हो जाती है और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी मोर देन 3 टाइम्स हो जाता है। प्लीज बेटा ये बात याद करके जाएंगे, अगर आपने फ्रीक्वेंसी को n टाइम्स कर दिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर देन n टाइम्स हो जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मोर देन n टाइम्स हो जाएगी। हालांकि सबसे काम की बात है एच न्यू या एच सी बाय लेमडा, एच न्यू और आइदर एच सी बाय लेमडा माइनस फाइ इज के मैक्स, और के मैक्स होता है ईवीएस। के मैक्स क्या होता है, ईवीएस। और बेटा जो फाइ है, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एच न्यू टी एच या एच सी बाय लेमडा थ्रेशोल्ड। और बेटा फोटो इलेक्ट्रिक होता कब है, जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी हो या जब जो वेवलेंथ हो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से छोटी हो, जब वेवलेंथ जो हो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से छोटी हो। और बेटा ये जो ग्राफ आते हैं, कौन कौन से ग्राफ स्ट्रेट लाइन थे, किस किस को याद है, केमैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, केमैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और स्लोप क्या आती है, एच, स्लोप क्या आती है, टेन थीटा आता है, एच आती है। तो बेटा क्या ये मटेरियल पे डिपेंडेंट है, नहीं। अगर ये मटेरियल ए के लिए या मटेरियल बी के लिए है तो बी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बी का जो वर्क फंक्शन है वो ज्यादा है। अगर दोनों पे सेम लाइट डाली तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके लिए ज्यादा लगाना पड़ेगा, ए के लिए, क्योंकि ये ताकत कम, इसने एनर्जी खानी कम है तो ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास आनी, उसको रोकने के लिए ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। अगर मान लो यही क्वेश्चन आता है केमैक्स वर्सेस 1 बाय लैम्डा का ग्राफ है, केमैक्स वर्सेस 1 बाय लैम्डा का ग्राफ है, ऐसे ऐसे दो ग्राफ दे दें, पहली बात वो पैरेलल आएंगे, पहली बात वो पैरेलल आएंगे, और दूसरी बात क्या है बेटा, मेरी बात सुन ले, केमैक्स वर्सेस 1 बाय लैम्डा का ग्राफ है तो ये भी क्या आएंगे बेटा, पैरेलल आएंगे। और केमैक्स क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा माइनस फाइव, यहां पर 1 बाय लैम्डा एक्स है तो एच सी हो जाएगी स्लोप, यहां स्लोप क्या आ जाएगी, एच सी आ जाएगी, वो भी मटेरियल के इंडिपेंडेंट है। जिसके लिए थ्रेशोल्ड 1 बाय लैम्डा की वैल्यू कम आ रही है, उसके लिए, जिसके लिए 1 बाय लैम्डा कम आ रहा है, उसके लिए जो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, उसके लिए जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो कम है, इसके लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा है। 1 बाय लैम्डा ज्यादा का होने का मतलब लैम्डा कम, 1 बाय लैम्डा ज्यादा होने का मतलब लैम्डा कम, इसी के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा है, इसी के लिए वर्क फंक्शन जो है ज्यादा है, और इसके लिए मेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसके लिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आएगी, इसके लिए कम आएगी। अगर ग्राफ देखिए पूछ लिया जाए तो कई बार बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है, उतना कंफर्टेबली आंसर नहीं देते हैं। बेटा जिसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगी वहां एनर्जी का खर्चा कम आएगा, निकलेगा तेज, रोकने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी ज्यादा, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा ज्यादा। और जिसके लिए अगर यहां पर ए के लिए आपको 1 बाय लैम्डा की कम वैल्यू कम दिखा रहे, मतलब ज्यादा लैम्डा पे ही निकल जा रहे हैं, ज्यादा लैम्डा पे निकल जा रहे हैं, मतलब कम एनर्जी से ही निकल जा रहे हैं, यहां पे 1 बाय लैम्डा की वैल्यू ज्यादा दिखा रहे हैं, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो रहे हैं। तो बेटा यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर ये दिख रहा है 1 बाय लैम्डा की वैल्यू ज्यादा है, मतलब कम वेवलेंथ पे ही निकल पाते हैं, तो बी की जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो ज्यादा है, बी के लिए जो मेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा वो कम लगाना पड़ेगा, ए के लिए ज्यादा लगाना पड़ेगा। प्रोबेबली मैं आपको समझाने में कामयाब हो चुका हूं। कह रहे हैं भैया अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही लल्लू क्वेश्चन है, कह रहे हैं सॉलिड्स व्हिच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, बताइए कौन से होते हैं बेटा, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। हालांकि मेरे से अगर कोई कहे तो मैं वैसे, मेरे को ये बात थोड़ी उतनी जमती नहीं है, क्योंकि इंसुलेटर तो बहुत ज्यादा बड़े टेम्परेचर तक वो इंसुलेटर ही रह जाते हैं, वो कंडक्ट करना काफी बड़े टेम्परेचर पे चालू करते हैं। हाँ उसके बाद ऐसा हो जाता है कि जो थर्मल कोफिशिएंट होता है नेगेटिव होता है, पर अगर मेरे से कोई कहेगा हाँ घटने वाला खाली बताओ कि घटता किस किस में, तो इंसुलेटर में भी घटता है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेजिस्टेंस, और सेमीकंडक्टर में भी घटता है, क्योंकि दोनों में बॉन्ड ब्रेकेज इन्वॉल्व होती है, पर उसमें बॉन्ड टूटते हैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे। अगला अगला क्वेश्चन है चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी, पूछी मोबिलिटी वीडी बाय ई, हंसने वाला क्वेश्चन है भाई, वीडी बाय ई होती है मोबिलिटी। अब यहां पर बेटा ये 38 इकलौता क्वेश्चन आया है फिजिक्स का पेपर में,
कंडक्टर्स के लिए पूछा है रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। तो बेटा देखो, वैसे तो जो रेजिस्टिविटी होती है, आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी आता है ना। लेंथ भी एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी आती है। लेकिन बेटा जब एल्फा अगर कांस्टेंट होता है तो एक्चुअल ये तो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट होता है, एग्जैक्ट रिजल्ट आता है एल इक्वल टू एल नॉट ई की पावर एल्फा डेल्टा टी। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ ग्राफ आता है, जो किसमें दे रखा है, ऑप्शन 4 में। इसके बाद बेटा पूछा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पूछा है बेटा, अगर आप 10 साल के पेपर करके चले गए ना, पेपर में मैं आपको ये बात श्योरिटी से कह रहा हूं बेटा, पेपर में जो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो आपका बिल्कुल अलग लेवल पे होगा। आपको ना, आपको पूरा पेपर, पूरा सब्जेक्ट बेटा आपको कभी नहीं आ पाएगा। आप 2 साल और पढ़ लीजिए तब भी नहीं आ पाएगा, ये बात सच है। 10 साल के पेपर ये 6 दिन में तैयार कर सकते हैं, काम डन हो जाएगा, मैं आपको पक्का कह रहा हूं। क्योंकि ना पेपर में सारा पेपर ही उससे बन के आना है बेटा। मैं आपको बस मिनिमम बोल रहा हूं, 550 नंबर के क्वेश्चन जो आएंगे ना, वो 10 साल के पीवाईक्यू से आ जाएंगे। वो प्लीज वो आप कर लीजिए रिवाइज, काम बन जाएगा। आइए देखिए अगले क्वेश्चन पे मैं चलूंगा। पेपर में कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, और कुछ खास बात नहीं है। क्वेश्चंस तो आप देख ही चुके हैं पहले, अभी आखिरी टाइम पे देख लिए तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो जाएगा। तो ये 4 kg है, ये 6 kg है। M2G M1G, M2G M1G, टी टी। अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर किया हुआ पहले। M2G माइनस टी प्लस टी माइनस M1G इक्वल टू M1 प्लस M2A। तो A क्या आ गया बेटा, M2 माइनस M1G अपॉन M2 प्लस M1। ये कितना जाएगा, 6 माइनस 4, 2G अपॉन 10 G बाय 5। और x, और वो क्या थी टेंशन, 2m1 m2G अपॉन m1 प्लस m2। और अगर कोई कहते लिफ्ट में है, लिफ्ट अगर a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो g के बदले g प्लस a आ जाएगा, a से नीचे जा रही है तो g के बदले g माइनस a आ जाएगा। एक चार्ज को कैसे बांटे, 2 पार्टिकल्स पे, ताकि उनके बीच में फोर्स मैक्सिमम हो, आधा आधा। कैसे बांटे ताकि फोर्स मिनिमम हो, एक पे 0 और दूसरे पे q। एक मास को कैसे बांटे, 2 पार्टिकल्स में, ताकि जो फोर्स आ जाए बेटा वो दोनों के बीच में मैक्सिमम आ जाए, आधा आधा। और कैसे बांटे ताकि फोर्स मिनिमम आए, एक पे 0 दे दो, एक पे क्या दे दो, मास 0 दे दो। और अगर मान लो कि कंटेनर में कहां छेद करे ताकि रेंज मैक्सिमम आए, मिड पॉइंट पे। और उस टाइम पे मिड पॉइंट पे अगर छेद कर तो वेलोसिटी क्या है, √2gh/2। h हाइट तक का पानी भरा हुआ, रेंज मैक्सिमम कब आती है, मिड पॉइंट पे छेद किया तो h/2 डेप्थ पे गया, तो वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से पानी आता है, √2gh/2। √gh वेलोसिटी से पानी आता है, और नीचे आने में टाइम क्या लगता है, √2h/g। और h क्या हो गया, h/2 नीचे गिरना है, √2h/g। ये भी कट गया, यहां से क्या आ जाएगा, √h इंटू √h। h मैक्सिमम रेंज आती है, h मैक्सिमम रेंज क्या आती है, एच आती है भैया। कब आती है, जब मिड पॉइंट पे छेद किया। बाकी सब कंडीशन में क्या आएगी, एच से कम। मान लो क्वेश्चन आता है h/4 पे छेद किया, बताओ रेंज क्या आ रही, अगर एच से कम एक ही ऑप्शन है, खट्ट से टिक कर दो, क्योंकि मैक्सिमम रेंज एच होती है। जी कह रहे हैं स्क्रू गॉज है जिसकी लीस्ट काउंट दे रखी 0.01 mm एंड देयर आर 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। पिच ऑफ स्क्रू गॉज, पिच क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ लीस्ट काउंट क्या होती है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। एक सर्कुलर डिवीजन में 0.01 आगे जाएगा तो 50 में 0.01 इंटू 50 दैट इज 0.5 mm। अगला क्वेश्चन है लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। कह रहे कैपिटल डी को डबल कर दिया, स्मॉल डी को हाफ कर दिया, तो बताओ फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स। अगला कौन सा गेट है, एंड गेट है, 1 1 पे ही 1 आएगा। क्यों बेटा, 2 ए बार बी बार, इस पे इसको भर दिया था। शमीम, यू आर नॉट डूइंग योर ड्यूटी, यू ब्लडी जोकर। बताओ, इसको भी फोड़े हो गए यार। ये बोर्ड अच्छी कम क्वालिटी का नहीं लगा रहा यार। और दोस्त सब ठीक ठाक है। हाँ,
तो बेटा मैं ये कह रहा था निष्ठा पुत्र, बेटा देखो यहां पर ये ए बार ये बी बार आया और बहुत ही शानदार तरीके से ये और गेट में जाते हुए, और उसके बाद यार आखिरी में मूड खराब नहीं करना है। आखिरी में पता लगा कि भैया इसका अगर मूड खराब हो गया तो भाई देखो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मूड मेरा भी खराब होगा। तो बेटर है कि आखिरी में आराम से प्रेम से रहो। प्रेम से रहने का मतलब ये नहीं कि नीचे जा रही तो आई लव यू कह दे, है ना, वो तो वैसे आप लोगों का मन करेगा भी नहीं। चलिए यही, अच्छा चलिए यही। अच्छा बेटा देखो मेरी बात सुने बहुत ध्यान से, प्लीज मेरी बात सुनो भाई, प्लीज। मतलब आखिरी टाइम पे किसी को भी तंग नहीं करना है ना, वो मतलब वो एक्चुअली में परेशान होती है ना। जब वो अकेले खाली स्पीड बैच की क्लास हो तो उसको ज्यादा दुखी नहीं होती, लेकिन आप सबके साथ हो जाती है भाई। 300 लोगों में अगर किसी की भी इज्जत उड़ाई जाए तो मतलब सबकी पॉटी निकलती है, और इसकी थोड़ी ज्यादा निकलेगी। तो ये ए है तो यहां क्या आएगा बेटा, ए बार आएगा, है ना। परेशान नहीं करेंगे दोस्तों, परेशान नहीं करेंगे बेटा, मस्ती से रहो लेकिन परेशान नहीं करो। ए बार प्लस बी बार, लड़के लड़कों को परेशान करें, लड़कियां लड़कियों को कर सकती है। तो ए बार प्लस बी बार का बार, ए बार प्लस बी बार का बार, तो बेटा प्लस का बार डॉट होता है। ए बार बार क्या है, ए बी क्या हो जाएगा बेटा बताओ, एंड गेट। कौन सा गेट, बहुत ही शानदार तरीके से कर चुके हैं क्वेश्चन। तो 1 1 पे 1 आना चाहिए, एक ही में आ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहे 0.5 ग्राम से एनर्जी कितनी निकलेगा भाई, हट एम सी स्क्वायर। सी स्क्वायर क्या जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 16, सी स्क्वायर क्या जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 16 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर -3, 4.5 इंटू 10 की पावर 13। किसके लिए बोर्स मॉडल एप्लीकेबल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए, तो Ne+ के लिए नहीं होगा। अगला कह रहे हैं भैया 1 केल्विन से बढ़ाना है, हीट कितनी रिक्वायर्ड होगी, हीट रिक्वायर्ड का रेशियो। प्लीज मेरी बात सुने बहुत ध्यान से, मेरी बात सुने बहुत ध्यान से, ये औरतें झगड़ा ना करें भाई प्लीज। तो बेटा यहां पर बेटा 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए बोर्स मॉडल एप्लीकेबल होता है। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आ चुका है, फिजिक्स में भी आ चुका है। और यहां पर कह रहे R1 जो है वो 1.5 टाइम्स ऑफ R2 है। 1.5 टाइम्स R2 का बेटा मतलब क्या होता है, जो वॉल्यूम हो गई वो कितने टाइम्स हो गई, 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा 3/2 का क्यूब क्या हो जाएगा 27/8, तो वॉल्यूम 27/8 टाइम्स हो गई, तो मास भी क्या हो जाएगा 27/8 टाइम्स। ms डेल्टा टी का रेशियो करेंगे, s डेल्टा टी सेम है, कह रहे वही मटेरियल है, वॉल्यूम 27/8 टाइम्स है, तो हीट सप्लाइड भी क्या करनी पड़ेगी 1 केल्विन से अगर दोनों का टेम्परेचर बढ़ाना है तो मास के रेशियो में, क्योंकि Q1/Q2 आ जाएगा m1 s डेल्टा टी अपॉन m2 s डेल्टा टी, m1/m2, या आइदर यू कैन से इन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, इन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। बहुत ही शानदार तरीके से त्रिशाला राय खड़ी होंगी और ये बहुत ही शानदार तरीके से ये डायरेक्टर साहब अब बोलेंगे कट, लेकिन आप लोग अपनी जगह में बैठे रहें।